गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको कल मैंने बता दिया था, आज से हम केमिस्ट्री की क्लासेस 0 लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। और ये क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली है जो स्टूडेंट्स अभी 11th क्लास हैं, 11th क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और जो बच्चे अभी 10th का एग्ज़ाम देंगे और 11th में आने वाले हैं उनके लिए भी। और साथ ही साथ ये क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली है जो स्टूडेंट्स अभी 10th 12th का एग्ज़ाम दिए हैं और अभी बिल्कुल ऐसा असमंजस में है कि क्या करें। ठीक है, तो उनको एक सुनहरा मौका है कि जो टाइम आपके पास बच रहा है उसको यूज करने का। बिल्कुल केमिस्ट्री को 0 लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज ये क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जेट वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स जेट की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, उनको पता है 11th की जो केमिस्ट्री है वो थोड़ा सा उनके लिए हार्ड पड़ जाती है। तो बिल्कुल आपको अभी जो टाइम बचा हुआ आपके पास में, 14 मई को अभी अनाउंसमेंट है डेट का, जेट की एग्ज़ाम की डेट। हो सकता है आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी हम 14 मई मान के चलेंगे। तो अभी 1.5 महीने का टाइम है। इस 1.5 महीने के टाइम में मैं कोशिश करूँगा आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आपको केमिस्ट्री में देने का, और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस हम कवर करेंगे। तो क्या क्या मिलने वाला है इन क्लासेज में देखें एक बार। जो हमारा कंटेंट रहने वाला है वो क्या क्या रहेगा। पूरा NCERT की बुक को हम कवर करेंगे। दूसरा, NCERT के जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस उनको हम कवर करने वाले हैं। और साथ ही कुछ NCERT बुक के जो टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी रेडी हो जाएं, क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कंटेंट बेसिकली रहने वाला है इन क्लासेस के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट हो जाएं, रेडी हो जाएं। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक 11th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसको बोलते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे देखिए। सबसे पहले जो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं वो एक शब्द आता है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये क्या होता है भौतिक राशियाँ? भौतिक राशियाँ उन क्वांटिटीज़ को बोलेंगे, उन राशियों को बोलेंगे जिनको हम माप या तौल सकते हैं। माप या तौल सकते हैं कोई भी चीज़ है, जैसे द्रव्यमान ले सकते हैं आप, मास हो गया, टाइम हो गया, ऐसी। तो जिनको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, जिनका डेफिनेट कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वो सब क्या कहलाती है? भौतिक राशियाँ। ये तो हुई डेफिनेशन। अब जो भौतिक राशियाँ होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मूल भौतिक राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ, और एक होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। अब मूल भौतिक राशियाँ किनको बोलेंगे? अच्छा, इनका नंबर टोटल होता है 7। मूल भौतिक राशियों का जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है उनका नंबर कितना होता है? 7। इनकी संख्या 7 होती है। तो किनको बोलेंगे? ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए किसी दूसरी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप में ही कंप्लीट है, मतलब उनको व्यक्त करना है तो उसी से होगा, उन्हीं, ये कहलाती है मूल भौतिक राशियाँ। और इनकी संख्या होती है टोटल 7। अब 7 कौन कौन सी देखेंगे एक बार। सबसे पहले हम नंबर से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान, मैं इनके आगे इनका मात्रक भी लिख रहा हूँ। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, जिसको हम केजी से शो करेंगे। उसके बाद में आप ले सकते हैं लंबाई। ठीक है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर को किससे शो करेंगे? m से। उसके बाद होता है समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और सेकंड को हम किससे शो करेंगे? SEC, सेकंड। ऐसे ही एक भौतिक राशि है मोल। ठीक है, इसका मात्रक भी मोल ही होगा। इसको दर्शाने का तरीका होता है n से। ऐसे ही एक भौतिक राशि है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर।
इसको हम दर्शाते हैं ए से। ऐसे ही एक भौतिक राशि होती है परमताप। परमताप को हम, इसका मात्रक होता है केल्विन। परमताप का मात्रक होता है केल्विन, इसको दर्शाएंगे के से। और एक होती है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडेला। इसको दर्शाएंगे CD से। इस तरह से ये टोटल 7 होती है। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब व्युत्पन्न भौतिक राशियों में कौन कौन सी होती है, इनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, कोई कितनी भी हो सकती है। जैसे बल, बल को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, फोर्स, इसको F से दर्शाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, m × a। m तो द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण। तो मतलब बल को दर्शाने के लिए हमें द्रव्यमान और त्वरण दो राशियों की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से अनेक वेग हो गया, संवेग हो गया, आवेग, ये है। ये टॉपिक सेम एज इट इज आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा। ये बेसिक केमिस्ट्री होती है, फंडामेंटल केमिस्ट्रीज। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो आज अब आप इसमें देखें, एक पॉइंट आया होगा मोल। तो हमारा जो केमिस्ट्री का मेन टॉपिक जो रहने वाला है फंडामेंटल केमिस्ट्री में, बेसिक केमिस्ट्री में, वो रहने वाला है मोल। तो आज स्टार्ट करते हैं हम मोल। तो मतलब हमारा चैप्टर का क्या नाम हो गया, मोल कॉन्सेप्ट। मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है, देखें, इसको बिल्कुल ऐसे समझें। आप किसी शॉप पे जाते हैं कोई चीज़ लेने, जैसे मान लीजिए किराना की दुकान पे जाते हैं आप, ठीक है। तो वहाँ पर आप किसी चीज़ को लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जैसे मान लो आपने शक्कर लिया, तो आप दुकानदार को क्या बोलते हैं कि इसका क्या भाव है। भाव का मतलब मोल। तो वो कुछ ना कुछ आपको भाव बताते हैं, इतने रुपए किलो या कुछ भी। वैसे ही साइंस के अंदर वस्तुओं की जो मात्रा है, पदार्थ की जो मात्रा है, उसको हम मोल से दर्शाते हैं। तो मोल क्या है, विज्ञान की परिभाषा में क्या बोलेंगे, मोल। पदार्थ की मात्रा को दर्शाने की यूनिट क्या है, मोल। अब मोल को दर्शाने के लिए एक साइंटिस्ट थे, एवोगाद्रो। इनको अलग अलग कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आता है, एवोगाद्रो, एवोगाद्रो, ऐसे। उन्होंने एक संख्या बताई कि इतनी नंबर होगी तो उसको हम 1 मोल बोलेंगे। तो उन्होंने बोला, एवोगाद्रो संख्या की वैल्यू बताई, एवोगाद्रो संख्या, ये इन्होंने वैल्यू बताई कि किसी भी पदार्थ का अगर 1 मोल है, उसके अंदर इतनी संख्या होगी। अब वो कुछ भी संख्या हो सकती है, किसी भी चीज़ की संख्या, आयन, परमाणु, अणु, कुछ भी है। तो एवोगाद्रो संख्या का मतलब है 6.02 × 10⁻23 संख्या। जैसे मान लो आपको बोल दिया कि सोडियम के 1 मोल में कितने परमाणु हैं, तो 1 मोल का मतलब है उसमें परमाणु की संख्या बतानी है। तो मतलब सीधा सीधा आपका आंसर क्या होना चाहिए, 6.02 × 10⁻23। ये है 1 मोल की वैल्यू। तो ये आपको नंबर याद होना ही चाहिए, ये वैल्यू आप याद करेंगे, ठीक है। ये एवोगाद्रो नंबर है, ये 1 मोल की वैल्यू है। अब मोल ज्ञात करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए, केमिस्ट्री के अंदर, बेसिक केमिस्ट्री के अंदर मोल वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आगे टॉपिक एक पढ़ेंगे सांद्रता। और सांद्रता वाला टॉपिक जब तक नहीं आएगा, जब तक हमें मोल निकालना नहीं आएगा। तो मोल कैसे ज्ञात करेंगे, उसको मोल ज्ञात करने के 3 फॉर्मूले हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इधर मोल के फॉर्मूले। मोल का पहला फॉर्मूला जो हम पढ़ने वाले हैं, मान लो आपको किसी पदार्थ की मात्रा दे रखी है ग्राम में। आपको किसी पदार्थ की मात्रा किस में दे रखी है, ग्राम में। तो उसका मोल कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला है, मोल को हम किससे दर्शाए थे, n से। तो इसका फॉर्मूला होगा, पदार्थ की मात्रा किस में होनी चाहिए, ग्राम में। ये कब लगाना है फॉर्मूला, जब पदार्थ की मात्रा किस में दी गई हो, ग्राम में। तो फॉर्मूला है पदार्थ की मात्रा बटा हुआ जिस पदार्थ की मात्रा दी गई आपको, उसी पदार्थ का क्या देना होना चाहिए, अणुभार। अब मान लो अणुभार क्वेश्चन में नहीं दिया, तो आपको ज्ञात करना भी आना चाहिए। तो अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हम सीखेंगे। देखिए,
ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा, यदि पदार्थ के कणों की संख्या आपको दे रखी है, पदार्थ के कणों की संख्या, तो क्या फॉर्मूला लगाना है? यदि पदार्थ के कणों की संख्या दे तो क्या लिखोगे आप? फॉर्मूला होगा कणों की संख्या बटा, इसमें डिवाइड कर देना आपको इस नंबर का, अवोगाद्रो नंबर का। ये कब लगाना है? जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हो, नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगाना है आपको। किसका डिवाइड कर देना है? सीधा सीधा अवोगाद्रो नंबर का। और ऐसे ही यदि आपको पदार्थ का क्या दे दे? आयतन। यदि पदार्थ का आयतन दे रखा हो, आपको पदार्थ का आयतन दिया हो, तो फॉर्मूला लगाना है n इक्वल्स टू पदार्थ का आयतन, वो किस में होना चाहिए? लीटर में, अपॉन 22.4 का डिवाइड, क्योंकि किसी भी गैस का जो आयतन होता है, ठीक है, एनटीपी पर, वो हम कितना कंसीडर करते हैं? 22.4। आपको बोल दिया कि जैसे हाइड्रोजन गैस का एनटीपी पर 1 मोल का आयतन कितना है, तो आपसे सीधा सीधा आंसर आएगा कितना आना चाहिए? 22.4। तो ये 3 फॉर्मूले हैं मोल ज्ञात करने के, ये आपको एज इट इज़ रटे होने चाहिए, टिप्स पर याद होने चाहिए। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल देखें, जो बच्चे सीरियसली अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से, वो नोट्स बनाते हुए इन टॉपिक्स को कवर करें, आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और ये मेरी गारंटी रहेगी, केमिस्ट्री में आपको वीक नहीं रहने दूंगा, लेकिन रेगुलर रहने हैं, आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी। तो अभी हमने मोल ज्ञात करने के 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, ये तीनों फॉर्मूले आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए। अब सबसे पहली बात ये आएगी, देखो आपको क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि ये सर ये क्या चीज़ है, ये हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखें, ये सीखते हैं हम आज। देखिए, एक तो होता है टॉपिक, एक तो होता है परमाणु भार और एक होता है अणु भार। तो हम परमाणु भार से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। परमाणु भार, नाम से पता चल रहा है किसी परमाणु का भार। अब हर परमाणु का भार क्या होता है? निश्चित, ठीक है। तो परमाणु भार का मतलब परमाणु का भार, अणु भार का मतलब अणु का भार। तो परमाणु भार कैसे? ये हर परमाणु का फिक्स होता है। तो जो परमाणु हमें सबसे ज़्यादा यूज आने वाले हैं, उनके कुछ के परमाणु भार मैं आपको याद कराता हूँ, और वो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले हाइड्रोजन का याद करेंगे आप, 1 हाइड्रोजन। हीलियम का याद कर लेंगे आप, 4, जिनका ज़्यादा काम में आएगा। लिथियम का 7, बोरोन का याद कर सकते हैं 10, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का याद करें आप 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, जिनका काम आएगा ज़्यादा। फास्फोरस का आप 32 करेंगे इसमें, 31, सल्फ़र का 32, क्लोरीन का 35.5, ठीक है, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। और जैसे कुछ धातुओं के याद करते हैं, जैसे आयरन है 56, कॉपर का याद रखें 63.5। ये कुछ परमाणु भार है जो हमारे सबसे ज़्यादा काम आने वाले परमाणु, उन सभी का परमाणु भार है। तो आप सबको ये याद होना चाहिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं इनको, स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। अगर ये आपको याद है तो आप आसानी से मोल निकाल सकते हैं और अणु भार भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ परमाणु भार, हर परमाणु का फिक्स होता है। अब अणु भार कैसे निकालेंगे? देखें, अणु भार, अणु भार का मतलब अणु का भार। अब अणु किसको कहते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर क्या बनेगा? अणु। अब 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु का मतलब, जैसे ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये दोनों तो परमाणु है, लेकिन दोनों मिल गए तो क्या बनाएंगे? H2। ये क्या हो गया? अणु। तो ये हाइड्रोजन का अणु हो गया।
ऐसे ही Cl प्लस Cl क्या बन गया Cl2, O प्लस O क्या बन गया O2। ऐसे तो फिक्स नहीं है कि ये O2 ही आए, यहाँ पर हो सकता है जैसे सल्फर में क्या आता है S8 आता है ऐसे। तो दो या दो से ज़्यादा परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं अणु, और अणु का भार ही क्या कहलाता है अणुभार। ठीक है, तो अब अणुभार कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए इसी का देख लीजिए, अभी हमने पढ़ा हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है 1, तो 2 का कितना हो गया 2। क्लोरीन का एक परमाणु का भार कितना होता है 35.5, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और सल्फ़र का कितना बताया था मैंने 32। ऐसे तो ये सल्फ़र के एक मॉलिक्यूल का हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, अणुभार निकाल सकते हैं। आई होप सबको अणुभार निकालना आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं अणुभार निकालने के, जैसे H2O, CH4, SO2, CH3, COOH, और भी ले सकते हैं CCl4 हो जाएगा, CSCl3 हो जाएगा, NaOH। अब देखें कैसे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन तो कितनी 2 है और ऑक्सीजन कितनी 1, तो हाइड्रोजन 2 है तो 2, और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो इसको क्या लिखेंगे हम 2 × 2 प्लस 16 कितना हो गया 80। बस आपको सिंपली एडिशन करना है और कुछ नहीं। आगे देखें, कार्बन कितना एक कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितनी है 4, एक हाइड्रोजन का 1, तो 12 + 4 कितना हो गया 16, 60। बेसिक सिंपली एकदम। आगे देखें सल्फ़र, एक सल्फ़र का कितना होता है 32, ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का 16, बस इसको मल्टीप्लाई करके सही करना है, तो कितना हो गया 64। एकदम बेसिक नॉर्मली। यहाँ देखें बताएं कार्बन कितने 2 कार्बन, एक कार्बन का 12, हाइड्रोजन कितनी है 3 और 1 4, 4 × 1, हाइड्रोजन का 1 ही तो होता है, और ऑक्सीजन कितनी है 2 + 2 × ऑक्सीजन 16। बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये तो हो गया 24, ये हो गया 4 और ये हो गया 32, इसको सबको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 60। आप इनका किसी का भी निकाल सकते हैं, ऐसे इसका कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं। देखें इसका कैसे करेंगे, कार्बन कितना एक कार्बन का 12, क्लोरीन कितनी 4, और एक क्लोरीन कितनी होती है 35.5, तो इसको देखना है। अब 35.5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 35 दूना 70 71, 142, बस ऐड कर दें आंसर आ जाएगा। ऐसे देखें इसका सोडियम का कितना बताया था 23, एक ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का 1, टोटल करेंगे 40। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट, बिल्कुल बेसिक से। और जब तक ये नहीं आएगा आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है, पक्का है, क्योंकि आगे जितनी भी कंसंट्रेशन होगी मोल तो उनमें आना ही आना है, मोल तो अपने को चाहिए उसमें। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको मोल निकालना सिखाता हूँ। देखें इधर फर्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार, जैसे आपको बोल दिया 4 ग्राम NaOH के मोल ज्ञात करने। चार ग्राम NaOH में NaOH के मोल कितने होंगे, तो सबसे पहले तो आप देखिए 3 फॉर्मूले आपको भी बताए थे मैंने, उन 3 फॉर्मूलों में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो देखें ना अपने को। आप यहाँ देखें ये चीज़, ये क्या दे रखा है NaOH की ग्राम में मात्रा, तो मतलब यहाँ पर आपको सीधा सीधा कन्फर्म ये हो गया कि फर्स्ट फॉर्मूला हमें लगाना है। तो देखिए इधर फॉर्मूला क्या था, पदार्थ की ग्राम में मात्रा, तो 4/, इसका अणुभार अभी हमने निकाला कितना हो गया 40, तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.1। इस तरह से हम मोल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, तीनों फॉर्मूलाज को फॉलो करते हुए हम मोल निकाल सकते हैं किसी भी पदार्थ के। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। बिल्कुल इन तीनों फॉर्मूला को हम यूज करेंगे और बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पर ही हो जाएगा। आई होप सबको। अब देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा है, एक तो हमने पढ़ा है भौतिक राशि। भौतिक राशि कितने टाइप की पढ़ी हमने, 2, एक तो मूल भौतिक राशि और एक व्युत्पन्न भौतिक राशि। उसके बाद में हमने भौतिक राशियों में से ही
किस पॉइंट को उठाया, मोल, और मोल के कितने फॉर्मूले पढ़े हमने, 3, 1, 2 और 3। फर्स्ट वाले में क्या था, पदार्थ की मात्रा दे रखी होगी, सेकेंड वाले में क्या दे रखा होगा, कणों की संख्या, और थर्ड वाले में क्या दे रखा था, पदार्थ का आयतन। अब हमने पढ़ा कि मोल ज्ञात करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, मोलिकुलर वेट ज्ञात होना। मोलिकुलर वेट का मतलब अणुभार, और अणुभार ज्ञात होने के लिए क्या चाहिए आपको, सबसे इंपॉर्टेंट परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है, किसी भी परमाणु का भार जो निश्चित होता है, ठीक, कार्बन को आधार मान के ये बताया गया था कि कार्बन के इतने मात्रा लेंगे तो एक परमाणु का भार आ जाएगा। तो ऐसे हर परमाणु का भार निश्चित होता है, और जो कि हमने कुछ एक परमाणु का भार अभी याद किया था, और परमाणु भार अगर आ गया तो आपको अणुभार भी आ जाएगा। तो आई होप आप सबको आज बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, डेली वीडियो, और जेट वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, ठीक है। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते रहिए। आपको बेसिक की जो डर है केमिस्ट्री का वो बिल्कुल गायब होने वाला है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।